अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। सो जनाब, शो के आगाज़ में हमेशा की तरह सबसे पहले हम मौसम के हाल अहवाल जानना चाहेंगे। आज वैसे ही जो लाहौर का वेदर है इट्स क्लाउडी, सो अगले 24 घंटों के दौरान बारिशों के हवाले से कोई प्रेडिक्शन है या नहीं, ये हमारे साथ शेयर करेंगी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट अमारा। सो अमारा, बताइएगा आज मौसम कैसा रहने वाला है? जी, बागों के शहर पर आसमान में सुरमई बादलों के डेरे जमाए हुए हैं। फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। अगर शहर के दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। अगर इस वक्त शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासब है वो 74% रिकॉर्ड किया जा रहा है और 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएँ चल रही हैं। मौसम ने करवट बदली तो थोड़ी सी सर्दी की शिद्दत में इजाफा महसूस किया जा रहा है और सर्दी की वजह से शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार महसूस किया जा रहा है। ठंडी हवाएं चलने से भी मौसम में काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही है। दूसरी जानिब अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो बागों का शहर 10 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से बाहर निकल आया। आज शहर का जो औसत AQI है 116 रिकॉर्ड किया गया और फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में हल्की सी कमी महसूस की गई। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान फ़िलहाल बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई, लेकिन आसमान पर बादल छाए हुए हैं। बारिश का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी गैस। थैंक यू सो मच फाकरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जनाब, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 5 साल आज मुकम्मल हो चुके हैं और इस मौके पर मुसल्लह अफवाज ने मुल्क के ख़िलाफ़ जारहियत का भरपूर जवाब देने का अज़्म किया है। एज़ वी ऑल नो 27 फरवरी 2019 को मकबूजा कश्मीर के इलाके, अगर हम पुलवामा की बात करें तो यहाँ पर भारत ने खुद ही एक ड्रामा प्रोपेगेंडा किया था, ड्रामा रचाया था और अपने 40 के करीब फौजियों को खुद ही मारा था और इसके बाद इल्ज़ाम जो था वो पाकिस्तान पर आयद किया था। जिसके बाद 26 फरवरी 2019 की अगर बात की जाए, यानी कि तकरीबन मतलब अगर हम बात करें इससे 26 फरवरी 2019 को भारत ने रात के अंधेरे में सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की थी और बालाकोट के करीब भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे आए थे और यहाँ पर बम फेंककर फ़रार हो गए थे। जिसके बाद भारत ने इसको कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया था और ये कहा था कि यहाँ पर दहशत गर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स थे जिनको भारतीय फ़ज़ाइया ने जो है वो मार गिराया और 300 के करीब दहशत गर्द जो थे उनका सफाया यहाँ पर किया। लेकिन ऑब्वियसली इट वाज ऑल प्रोपेगेंडा और इसके बाद भारतीय फ़ज़ाइया ने इस जाली सर्जिकल स्ट्राइक का अगर हम बात करें, भांडा जो था पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया पर ये तमाम भांडा जो था, जो भारत की जानिब से ऑब्वियसली ड्रामा रचाया गया था, इसको जो था इंटरनेशनल मीडिया पर जो था उसको रिवील किया था और ऐसी ऑब्वियसली कोई सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं हुई थी। और उसके बाद अगर हम बात करें पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने, तो पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और मुख्तसर फ़ज़ाई झड़प के दौरान भारतीय तैयारों को मार गिराया और एक पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया और उसके बाद तकरीबन 2 रोज़ के करीब इस पायलट को अपनी तहवील में रखा और फिर उसके बाद जज्बा खैर सगाली के तहत इसको वापस जो था भारत के हवाले कर दिया गया। सो आज ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 5 साल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जनाब के बग़ैर इजाज़तनामे के हज करने पर 50,000 रियाल के करीब जुर्माना हो सकता है और साथ ही साथ कैद हो सकती है। सऊदी अरब ने ज़ायरीन और रिहायशियों को ख़बरदार किया है कि अगर वो हज अदा करेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ परमिशन, जो कि ऑब्वियसली वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्वायरमेंट होती है,
और ये परमिशन जो है वेबसाइट से भी हासिल की जा सकती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन से भी हासिल की जा सकती है। अगर कोई भी विदाउट परमिशन हज परफॉर्म करता पकड़ा गया तो उसको 6 माह की कैद हो सकती है, और उस 6 माह की कैद गुजारने के बाद उसको 10 साल के लिए मुल्क बदर भी किया जा सकता है और 50,000 रियाल जुर्माना भी आयद किया जाएगा। सो इसलिए परमिशन जो है वो तमाम रिहायशियों के लिए, वहाँ के ज़ायरीन के लिए, वहाँ पर मौजूद जो गैर मुल्की हैं उनके लिए जो है वो लाजमी करार दी गई है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, आपके साथ शेयर करना चाहेंगे सहराए चोलिस्तान में सजा सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स मेला। और सहराए चोलिस्तान में धूल उड़ाती, फराटे भरती, हचकोले खाती भारी भरकम गाड़ियों के आसाब शिखर मुकाबले हुए। जीप रैली का 5वां दिन था और यहाँ पर ऐसे लग रहा था कि जंगल में मंगल का समा है। और आखिरी रोज़ अगर प्रीपेड कैटेगरी की बात की जाए तो इसके फाइनल राउंड के मुकाबले में जैन महमूद ने मजमूई तौर पर 462 किलोमीटर्स का ट्रैक 3 घंटे 51 मिनट और 42 सेकेंड्स में तय किया। चोलिस्तान के सुल्तान होने का टाइटल भी अपने नाम किया। अच्छा, इसके साथ साथ पहली मर्तबा चोलिस्तान में डर्ट बाइक्स के मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया, जिसमें वाहिद खातून फातिमा नासिर ने भी शिरकत की। और जीप रैली के जो ट्रक रेस मुकाबले थे, इसमें पेशावर के अहमद शाह बाचा खेल ने टाइटल अपने नाम किया। डर्ट बाइक्स के मुकाबलों में कामरान शरीफ ने पहली पोजीशन जो थी वो हासिल की। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, भारतीय अदाकारा और मॉडल अरुषि रुटोला ने अपनी सालगिरह पर 24 कैरेट सोने का केक जो था, सोने से बना केक, उसको काटा, जिसकी वीडियोस और पिक्चर्स जो हैं वो भी आप हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं। और 30th ये सालगिरह थी जिसकी सेलिब्रेशंस थी, और 25 फरवरी को सेलिब्रेशंस जो थी वो की गई थी, जिस पर बॉलीवुड के दीगर स्टार्स और म्यूजिशियंस और सिंगर्स ने भी शिरकत की। और इस मौके पर वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक्ट्रेस ने 24 कैरेट असली सोने से तैयार करदा केक जो था वो काटा, और इसकी जो कीमत थी वो भारतीय, अगर हम रुपीस की बात करें तो तकरीबन 3 करोड़ रुपए इस केक की कीमत थी। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, इतना महंगा केक और सोने से बना ये केक था जिसको काटा गया अरुषि की जानिब से। सो जनाब, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑफ व्यूअर्स। आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। आज शो में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन के क्या फ़वाइद हैं हमारी बॉडी के लिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। और अगर प्रोटीन की डिफिशेंसी हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो जन्म ले सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, OCD पर बात करेंगे, ये प्रॉब्लम है क्या, इसकी अलामात क्या हैं और इसकी प्रिवेंशन को कैसे मेक श्योर किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे मुख्तलिफ कुजीन्स का ट्रेंड बढ़ने लगा है, कौन सी कुजीन लोगों में सबसे मकबूल है और क्यों है, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर हमने आगे बढ़ते हुए बात करनी है, गुज़श्ता रोज़ अगर देखा जाए तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बतौर वज़ीर आला पंजाब अपना हल्फ उठा लिया है, और इसके साथ साथ कुछ ऐलानात भी किए हैं। ऐलानात क्या हैं और क्या इन पर इम्प्लीमेंटेशन जल्द मुमकिन है या नहीं, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है। सो अभी है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है, और अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं। अच्छा, जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, फैट्स की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, ये ऐसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है तो हमारे जो ग्लूकोज लेवल्स हैं बॉडी के अंदर वो डिस्टर्ब होते हैं, हमें फटीग महसूस होगी, हम थकावट महसूस करेंगे क्योंकि बॉडी को फ्यूल जो है वो नहीं मिल रहा होगा। इसके साथ साथ अगर हम फैट्स की बात करें सो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए फ़ैट्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं सो प्रोटीन्स जो हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे मसल्स की ग्रोथ के लिए, हमारे नाखूनों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए प्रोटीन्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और अगर बॉडी जो है प्रोटीन्स में डिफिशेंट हो जाए सो ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो जन्म ले सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि अगर इसके साथ साथ अगर हम
डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट की बात करें सो हमारी खुराक का तकरीबन 15 से 20% जो हिस्सा है डेली खुराक का वो प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। सो इसी पर ही आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स हमें किन किन ग़िज़ाओं से हासिल हो सकती है, बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज कौन कौन से हैं। और मेरे साथ शो में मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत हैं ज़ैन राना। ज़ैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो सबसे पहले जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं किस अंदाज में प्रोटीन्स और कितने बेनिफिशियल्स हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए? देखिए, हमारी जो बॉडी है तकरीबन वो 20% प्रोटीन से बनी है। अब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन है, मसल्स हैं, इसके अलावा ड्राई वेट होता है एक बॉडी का। हम लोगों ने आज तक सिर्फ वेट काउंट किया, फ़ैट वेट या हमारा मसल वेट। मसल वेट के अलावा एक ड्राई वेट भी होता है, वो सारा ही प्रोटीन से बना है। सवाल पैदा होता है कि ड्राई वेट क्या है? आपके हेयर्स, आपके नेल्स, ये सारे ड्राई वेट के अंदर आते हैं। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली बात है वो सारी चीज़ें जो प्रोटीन से बनी है डिस्टर्ब होंगी तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो ज़रूरी ये है कि आपको डाइट के अंदर प्रोटीन, जैसे कि आपने बताया 15% से लेकर 20% तक आपकी ओवरऑल डेली बेसिस के ऊपर डाइट के अंदर प्रोटीन होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो बॉडी, जैसे हम कहते हैं कि एक घर है ईंटों से बना है, अगर ईंटों की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है वो घर सही तरीके से या उस टाइम तक नहीं निकलेगा जिससे एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे ही हमारी जो बॉडी है प्रोटीन से बनी है, प्रोटीन आप नहीं लेंगे तो हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है या हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन है जो प्रोटीन से बने हैं सही तरीके से काम नहीं करेंगे, वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी को जो अगर हम प्रोटीन्स जो है वो एम्पल अमाउंट में ना लें या अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे जिस्म पर इसके क्या असरात जो हैं वो नुमायाँ होने लगते हैं? सबसे पहले तो आपका जो मसल वेट है वो कम होना शुरू हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह हार्मोन इम्बैलेंस, क्योंकि आपके हार्मोन्स बनते ही प्रोटीन से हैं। जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपके जो हार्मोन है जिन्होंने फंक्शंस करना है, आपकी सारी बॉडी ही स्टेक होल्डर हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि हार्मोन्स आपके स्टेक होल्डर हैं बॉडी के। जब आपके स्टेक होल्डर ही ख़राब हो जाएंगे तो आपकी बॉडी कैसे परफॉर्म करेगी? तो डेट्स वाई हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, अपनी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए, डेली एक्टिविटीज़ को रन आउट करने के लिए प्रोटीन इज़ वेरी बेनिफिशियल। अच्छा, इस सब के साथ साथ अगर देखा जाए तो ऐसे कौन से लोग हैं जो वल्नरेबल हैं, जिनके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो है वो हो सकती है? अच्छा, हमारे थर पार्कर वाली साइड पे जितने भी लोग हैं ना, मेजॉरिटी वहाँ पे क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास खुराक नहीं है पूरी। अगर खुराक है तो उसमें वो ये काउंट नहीं करते कि प्रोटीन कितना है। पहली बात है, जहाँ पे खुराक नहीं होती वहाँ पे सर्वाइवल के लिए सिर्फ लोग कैलोरीज देखते हैं कि हमें सिर्फ कैलोरीज पूरी करनी है ताकि हमारी जान बच जाए। जहाँ पे ये सिचुएशन हो वहाँ पे फिर मैक्रोज काउंट नहीं किए जाते। तो उन एरियाज़ में जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है। अब प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन के पेश नज़र दो बीमारियाँ आती हैं, ख्वाशकोर और मरासमस। इसके अंदर आपने देखा होगा कि थर्ड पार्कुलर साइड पे जो बच्चे हैं उनका बॉडी फ्रेम साइज़ बिल्कुल स्मॉल होता है, उनकी टांगें, उनके बाजू बिल्कुल स्लिम स्मार्ट होता है, लेकिन पेट बड़ा होता है उनका। यानी कि उनमें मसल मास बिल्कुल नहीं होता, या तो फैट होता है या उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा वाटर वेट होता है। तो जिन लोगों के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है उनमें मरासमस और ख्वाशकोर जैसी दो बीमारियाँ पेश नज़र आए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस सब के साथ साथ अगर देखा जाए तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है? ऑब्वियसली अगर हम प्रोटीन्स नहीं ले रहे सो हमारे नाखून जो हैं वो ब्रिटल होने लग जाएंगे, हमारे जो बाल हैं वो गिरने लग जाएंगे, हमारी स्किन जो है वो उतनी हेल्दी नहीं नज़र आएगी। क्या ये प्रॉब्लम्स भी जन्म ले सकते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन्स और ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स? देखिए, ये तो वो चीज़ें जो हमें नॉर्मली सोशल मीडिया में जितनी भी अवेयरनेस उसके पता होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जिस्म के अगर ज़ख़म हो जाता है, वॉन्ड हीलिंग, अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो आपके ज़ख़म सही तरीके से ठीक नहीं होंगे। ठीक है। क्योंकि एक प्रोटीन होती है उसे कोलाजन बोलते हैं। कोलाजन के आजकल बहुत हाइप है कि स्किन के लिए यूज़ होता है, अच्छे बालों के लिए यूज़ होता है, स्किन टाइटनिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन उसका असल काम है कि आपके वॉन्ड को हील करना है, यानी कि स्किन को टाइट करना। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली बात है कोलाजन प्रोटीन नहीं होगी। कोलाजन प्रोटीन नहीं होगी तो आपके जिस्म पे होने वाला ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं होगा। तो डायबिटिक पेशेंट जिनके अंदर हमें देखा जाता है कि उनके ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं होते, तो माइट भी पॉसिबल कि उनके प्रोटीन लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स नॉर्मली दे आर वल्नरेबल, और ये ऐसा ग्रुप है जिनको ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी किडनीज़ की हिफाजत करनी है। अब किडनी पर लोड ना इसके लिए कहा जाता है कि उन्होंने प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने, वरना अल्टीमेटली वो बोझ उनकी किडनीज़ को बेयर करना पड़ेगा और उससे उनके किडनीज़ जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। क्रेटिनिन लेवल्स भी अगर हाई हों तो ये कहा जाता है कि लो प्रोटीन डाइट्स का आप इस्तेमाल करें। जी हाँ, देखें किसी भी चीज़ के अंदर जब बैलेंस आउट होता है ना तो मसले मसाइल पैदा होते हैं। अब प्रोटीन की बात करें और एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद जो लीवर है, किडनी, इसके ऊपर बर्डन आएगा।
जब आप प्रोटीन को आपकी किडनी मेटाबॉलाइज करती है तो दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे यूरिया कहते हैं और क्रेटिनिन कहते हैं। अगर आपका यूरिया लेवल ज़्यादा होता है या क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा होता है तो अल्टीमेटली वो आपकी किडनी को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी एक मखसूस रिक्वायरमेंट है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है इन द फॉर्म ऑफ वेट। यानी कि अगर आपका वेट है 85 kg तो 1 kg वेट के लिए 1 ग्राम प्रोटीन, ये यंग लोगों के लिए है और एल्डर लोगों के लिए। अलबत्ता जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने बताया है कि जो प्रोटीन का काम है रिपेयर करना आपकी बॉडी को, ग्रोथ और डेवलपमेंट करना आपकी बॉडी की। तो बच्चों में आपको पता है कि जो ग्रोइंग एज के अंदर प्रोटीन की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू एल्डर्स और यंगर। तो 1 ग्राम जो है प्रोटीन बाय 1 kg वेट ये आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप इसके अकॉर्डिंगली कंज्यूम करते हैं। लेकिन 1 ग्राम यानी अप्रॉक्सीमेटली एक दिन में हमें कितना प्रोटीन जो हैं वो इस्तेमाल कर लेना चाहिए? अगर हम ये कहें कि हमारे सामने चिकन है तो कितने चिकन पीसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से बता दें, क्योंकि 1 ग्राम पर 1 kg ऑफ द बॉडी वेट ये लेमैन को समझ नहीं आएगा। मतलब अल्टीमेटली आपके पास अगर अंडे पड़े हैं तो उसमें हमें उसकी क्वांटिटी डिफ़र करेगी, मीट पड़ा है उसकी डिफ़र करेगी। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली रफली बता दें तो आपके 100 ग्राम जो मीट है उसके अंदर तकरीबन 17 से 18 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाती है मैक्सिमम। ये डिपेंड करता है कि मीट कौन सा कंज्यूम करें। अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर और आपको क्वांटिटी मिलेगी, अगर आप एनिमल बेस्ड यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्वांटिटी और मिलेगी। तो ये रफली बता रहे हैं, ये डिफ़र कर सकता है। अगर आप प्लांट बेस्ड की बात कर लें तो उसमें हमें प्रोटीन कम मिलती है, इसलिए हमें प्लांट बेस्ड ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन एक मसला ये भी आता है कि जब हम एनिमल प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो उसके अंदर एक कंपाउंड होता है प्यूरिन बोलते हैं उसे। जब आपकी बॉडी में प्यूरिन ज़्यादा होता है तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, यूरिक एसिड स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप फिर भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं रोकते तो अल्टीमेटली वो गाउट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आप गंठिया बोलते हैं या रूमेटाइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो हर चीज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज वर्ल्ड प्रोटीन डे है तो उसकी मुनासबत से लोगों को पता होना चाहिए कि हमने हर चीज़ बैलेंस में खानी है और स्पेशली प्रोटीन। और सबसे बड़ी बात वो लोग जिनको मसला आता है कि हमें मिडनाइट क्रेविंग्स बहुत होती हैं, हम स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो कर लेते हैं लेकिन स्पेशली मगरिब के बाद हमें मीठे की क्रेविंग होना शुरू हो जाती है, तो उनके अंदर या उनकी डाइट में प्रोटीन की बहुत कमी है। तो उनको चाहिए अपने डाइट के अंदर जो 15 से 20% जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो इसको एकेडमिया को रन करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली 15 से 20% आपने प्रोटीन यूज़ करनी है। तो वो लोग जिनको मिडनाइट क्रेविंग्स होती हैं या जिनका डाइट पर कंट्रोल नहीं है, भूख के ऊपर कंट्रोल नहीं, उनको चाहिए कि अपने डाइट के अंदर प्रोटीन लाजमी ऐड करें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम हाई क्वालिटी प्रोटीन की बात करें तो वो हमें किन किन फूड से मिलता है? हाई क्वालिटी प्रोटीन, अच्छा वाला प्रोटीन। देखिए, जो प्रोटीन है अमीनो एसिड से बनता है। अब हमने देखना कि अमीनो एसिड की जो प्रोफाइल किस में अच्छी है। एनिमल बेस्ड जितनी भी प्रोटीन है उसको कंसीडर किया जाता है कि इसकी जितनी भी अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन फिर बाद में बात आ जाती है कि बायो अवेलेबिलिटी की, यानी कि ये कितनी जल्दी हमारे जिस्म में जज़ब होता है। जो चीज़ हमारे जिस्म में जितनी जल्दी जज़ब हो रही है उसे हम कंसीडर करते हैं कि ये अच्छी है इन द फॉर्म ऑफ एज़ कम्पेयर टू अदर मैक्रोस। प्रोटीन की बात कर रहा हूँ तो जो अंडे के अंदर प्रोटीन है जिसे हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं, वो अब तक साइंस के अकॉर्डिंगली, रिसर्च के अकॉर्डिंगली सबसे अच्छी प्रोटीन कंसीडर हुई है। अगर आपने इसको कंज्यूम करना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मसल मैथ, ये आपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो अंडे के अंदर मौजूद एल्ब्यूमिन प्रोटीन ये सबसे अच्छी प्रोटीन है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस सब के साथ साथ अगर एक और चीज़ देखा जाए, अगर इफ़ अ पर्सन इज़ डेफिशिएंट इन प्रोटीन, सो हाउ कैन वी असेस दिस काइंड ऑफ डेफिशिएंसी? कैसे पता लग सकता है व्हाट मे बी द साइंस एंड सिम्टम्स जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है इस इंडिविजुअल? कुछ इसमें क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम होते हैं, जैसे आपके जो नाखून के ऊपर ट्रांसफर्स लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। दूसरा ये कि नेल्स ब्रिटल होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ बायोकेमिकल असेसमेंट होते हैं, यानी कि टेस्ट होते हैं जिसमें हम एल्ब्यूमिन टेस्ट करवाते हैं, ये सीरम प्री एल्ब्यूमिन टेस्ट। इससे पता चल जाता है कि इस बंदे की बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। और सेकेंडली, जिस बंदे की बॉडी फिजिक के अंदर आपको मसल मास नज़र ही नहीं आ रहा, तो वैसे ही वो कंसिडर किया जाता है कि इसमें प्रोटीन की कमी है या इसकी डाइट के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। और जो तीसरा हम डाइटरी रिकॉल ले लेते हैं कि वो मंथली बेसिस के ऊपर या वीकली बेसिस के ऊपर प्रोटीन का कितना इंटेक कर रहा है, तो हमें वहाँ से भी आइडिया हो जाता है कि इस बंदे के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह क्या है और क्यों है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी कहा जाता है कि जो लोग प्रोटीन की जिनमें डेफिशिएंसी होती है उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। इज़ इट सो कि जो भी कोई डेफिशिएंट होगा प्रोटीन्स में उसकी एपेटाइट जो है वो मतलब उसको भूख जो है वो ज़्यादा लगेगी? देखिए, हमने आगे बात की है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन है प्रोटीन से बने हैं। जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो एक हार्मोन होता है जो ग्रेलिन बोलते हैं, जो आपकी भूख को कंट्रोल करता है। जब प्रोटीन नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है ग्रेलिन की जो सिक्रीशन है वो एक्स्ट्रा तेज़ हो जाएगी। अच्छा, कुछ केसेस में भूख बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ केसेस में लगती ही नहीं है। अब जिसमें लगती नहीं है उसमें सवेयर आपका फ़ैट लॉस होना शुरू हो जाता है।
और जिसमें लगती है अगर आप उसमें प्रोटीन का इंटेक नहीं करते तो आपका वेट इंक्रीज़ हो जाता है लेकिन मसल मास इंक्रीज़ नहीं होता। तो वो जो सारा वेट होता है फैट का होता है। तो अगर आपको भूख नहीं लग रही, उसमें आपकी बॉडी के जो मसल मास है आपकी फिजिक ख़राब होने के खतरे हैं। अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो आपको ओवरऑल वेट ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा है, जिसमें मसल मास नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर कोई अपना वेट जो है वो कम करना चाहता है तो उसमें नॉर्मली अगर आप इफ़ यू वांट टू लूज़ योर वेट, सो नॉर्मली हाई प्रोटीन डाइट इज़ व्हाट द न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड। सो उसमें जो है हमें किस अंदाज में हाई प्रोटीन डाइट में, मतलब किस तरह से डिज़ाइन करनी चाहिए फॉर अ डे हाई प्रोटीन डाइट? उसमें ये कि हम सबसे पहले पर्सन की कैलोरीज रिक्वायरमेंट निकालते हैं कि कितनी रिक्वायर्ड है। फिर उसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं और प्रोटीन का ज़्यादा कर देते हैं और फैट को मॉडरेट कर देते हैं। फैट को मॉडरेट इसलिए करते हैं कि फैट के 1 ग्राम के अंदर 9 कैलोरीज होती हैं और प्रोटीन के 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम के अंदर भी 4 कैलोरीज होती हैं। अब प्रोटीन को ज़्यादा करने का मकसद क्या है? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं वो आपकी बॉडी में जाकर फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें फैटी लिवर का मसला हो सकता है। फैटी लिवर अल्टीमेटली आगे डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे डिजीज़ को कम करने के साथ साथ हमने आपको बताया कि हमारी जो बॉडी है 20% प्रोटीन से बनी है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स मास हैं, हेयर्स हैं, नेल्स हैं, ड्राई वेट, सारा प्रोटीन से बना है। जब आप प्रोटीन ज़्यादा करते हैं तो आपकी बॉडी को एक स्ट्रेस लेवल जो कम मिलता है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स, हमारा फर्स्ट बॉडी फ्यूल है, यूटिलाइज होता है, वो ऑलरेडी आपके मसल्स के अंदर स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, आपके लीवर के अंदर स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। वो ऑलरेडी हमारे पास इतना स्टोर्ड है कि अगर हम 1 या 2 महीने हाई प्रोटीन डाइट के ऊपर चले जाते हैं तो हमारी बॉडी के पास बैकअप मौजूद है अपने फर्स्ट फ्यूल का। अच्छा, बेस्ट प्रोटीन सोर्सेस हम किन किन ज़रियों से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर सकते हैं? और वो लोग जो गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते और अंडे भी आजकल बहुत महंगे हैं, सो अल्टरनेट सोर्सेस क्या हो सकते हैं जिससे हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो बैलेंस्ड रहे? हमारे पास जो एनिमल सोर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास अंडे हैं, गोश्त है, दूध है, दही है, चीज़ है। एंड दोज हु कैन नॉट अफोर्ड, उनके लिए हमारे पास जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज है, प्लांट बेसिस के अंदर हमारे पास चिकपीस हैं, काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, सोयाबीन है, लोबिया है, ये दालें हैं, ये सारी चीज़ें हाई प्रोटीन है। तो इनका इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये है कि अगर आप डेली बेसिस के ऊपर दालें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं मेल हज़रात के लिए, तो उनमें एस्ट्रोजन ज़्यादा होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने घर का पूरा डाइट के मामले बजट डिज़ाइन करें, उसके अंदर आप वेरिएशन ऑफ फूड लेके आएँ। अब ये बात नहीं है कि आप सारी महीना दालें खाते रहें। आप 3-4 दिन दाल स्किप करके सब्ज़ी खा लें और 3-4 दिन बाद गोश्त खा लें, बजट आपका वहीं पे आ जाता है। मील प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। हम लोग सिर्फ डाइटिशियन को ये समझते हैं कि डाइट प्लान बना के देते हैं, लेकिन मील मैनेजमेंट भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, जिसमें आपकी एक बैलेंस डाइट जो है, जिसमें गोश्त भी हो, जिसमें दालें भी हो, जिसमें सब्जियां भी हो, जिसमें ऑब्वियसली आपके डेयरी प्रोडक्ट्स का पोर्शन भी हो, दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोटीन्स आपके मसल मास के लिए, मसल्स के लिए, ओवरऑल बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन्स में डिफिशिएंट नहीं होनी चाहिए। दोज हु आर डायबिटिक, उनको थोड़ा कॉन्शियस रह के प्रोटीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू सो मच ज़ैन फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं OCD पर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बेसिकली ये ऐसी बीमारी है जिसमें आप बार बार एक ही चीज़ को सोचते हैं, जुनूनियत की हद तक एक ही चीज़ को बार बार सोचना, वहम में मुब्तला रहना और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ उन थॉट्स के मुताबिक करना। यानी कि अगर आपको अपने कमरे की कोई चीज़ जो है वो बेतरतीब नज़र आ रही है, सो आप उसको उठा के ठीक करेंगे और फिर उसको बार बार आप ठीक ही करते रहेंगे, या बार बार अपने हाथ धोना, यानी ये भी एक तरह की ऑब्सेशन ही है। सो किसी भी ऑब्सेशन में मुब्तला होना, बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और जो लोग इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, इस जुनूनियत का शिकार होते हैं, उसके साथ साथ उनके जो बाकी के मामलात जो हैं या बिहेवियर्स दूसरों के साथ, वो बड़ी हद तक मुतासर होते हैं। ये बीमारी है क्या और ये मुख्तलिफ लोगों को किस तरह से मुतासर करती है, इसी पर ही आज हम बात करेंगे। मेरे साथ शो में मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट अरूसा अली। अरूसा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो सबसे पहले, हाउ वुड यू डिफाइन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? इस बीमारी में, जो कि एक नफ्सियाती बीमारी है, होता क्या है? एक इंसान के एक्शंस किस किस्म के होते हैं, उसकी थॉट्स कैसी होती हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को अगर टर्म्स की सेंस में हम डिफ़ाइन करें तो ऑब्सेशंस आपकी थॉट्स होती हैं, आपकी थिंकिंग है। कंपल्शंस की बात करें तो एक ही बिहेवियर रेपिटेटिव होना कंपल्शंस हैं। और अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करें तो ये बेसिकली जुनूनियत की हद तक
किसी काम को रेपिटेटिव बिहेवियर में करना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ आप बता सकती हैं? जी जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि ओसीडी जो है, यानी आप कह रही हैं ये जुनूनियत है, हम इसको जुनूनियत कहेंगे या परफेक्शनिज्म, दोनों में से ये हम इसको क्या लेबल क्या करेंगे? जुनूनियत लेबल करेंगे। परफेक्शनिज्म कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन ये परफेक्शनिज्म नहीं है। ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़्यादा, या एक चीज़ को दूसरी दफ़ा ठीक करना, या अपने हाथ अगर आपको गंदे लग रहे हैं तो उनको दोबारा से वॉश करना, ये परफेक्शनिज्म की एक टाइप है। लेकिन एक्सेस ऑफ परफेक्शनिज्म अगर हो जाए तो वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में अच्छा, इसमें लोगों के रवैये क्या होते हैं? अगर आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर कोट करना चाहें, लाइक बार बार अपने हाथ धोना, ये फील करना कि मेरे हाथ साफ नहीं है तो बार बार जा जा के अपने हाथ धोना, एक ये ऑब्सेशन बाज़ लोगों को हो सकती है। बाज़ लोग जो होते हैं वो किसी और इंसान के साथ बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं। नॉर्मली हम इंटीमेट या रोमांटिक रिलेशनशिप्स में देखते हैं कि एक लड़का या लड़की अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ऑब्सेशन की हद तक, यानी कि वो उनमें इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह की और एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? लोगों के रवैये इसमें कैसे होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा घर से जा रहा है और बार बार ये चेक कर रहा है कि स्टोव उसने कहीं खुला तो नहीं छोड़ दिया, या बंद तो नहीं है, या दरवाजे उसने ठीक से लॉक कर दिए हैं, उनको लॉक करना, एक दफ़ा दोबारा से चेक करना कि वो ऑर्गेनाइज हैं प्रॉपरली या नहीं, वो ठीक है। लेकिन उसको बार बार चेक करना, उसके पीछे ये फियर्स होना बहुत ज़्यादा कि इसकी वजह से कोई नुकसानात ना हो जाएं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो गलत ना हो जाए, और बार बार इसी चक्कर में वो अगर चले भी जाते हैं तो दोबारा से आकर चेक करते हैं कि चूल्हा बंद है। और हो सकता है, इसकी ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि उसको चेक करने की बजाय वो ओपन ना छोड़ जाए उस चीज़ को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपका माइंड उस टाइम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है। इस पे फिर ये भी हो सकता है ना कि लाइक जो माएँ अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली प्यार करती हैं, लेकिन ऑब्सेशन होना कि मेरे बच्चे कहीं इधर उधर ना हो जाएं, उनके साथ कोई हादसा ना पेश आ जाए, बार बार उनको कॉल करना, उनको मैसेज करना, तुम ठीक हो क्या, तो ये चीज़ें भी ऑब्सेशन में आती हैं। और इस तरह के हम रवैयों को भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ला सकते हैं कि ये इस तफसियाती बीमारी का शिकार हैं। ये पर्सन टू पर्सन और सिम्टम्स जो हैं वो वेरी करती हैं कि किसी में चेकिंग की ओसीडी हो सकती है, किसी में काउंटिंग ओसीडी हो सकती है, किसी में सिमेट्री को लेके ओसीडी हो सकती है, किसी बंदे में रिलेशनशिप्स को लेकर ओसीडी हो सकती है। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अच्छा, इसकी अलामात क्या होती हैं? दैट इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, व्हाट मे बी द साइंस, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स दैट ही और शी माइट शोज? अगर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो सबसे पहला और फोरमोस्ट फैक्टर जो होता है या रोल प्ले करता है, दैट इज़ जेनेटिक्स। मोस्टली लोगों को जो प्रॉब्लम होता है वो इनहेरिटेड ही होता है और नस्ल दर नस्ल ये चीज़ चली भी आ रही होती है। फिर दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाएं और कोविड की बात करें तो उस टाइम में एक एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसा था कि हर बंदा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया था। कोई भी चीज़ जो आपके इर्द गिर्द है, आपके माइंड को सेटिस्फाई नहीं कर रही, आपको उस चीज़ को लेके डर है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। फिर एक और चीज़ है कि आपके ब्रेन केमिस्ट्री आपस में, मतलब किसी चीज़ का लाइक किसी केमिकल का कम होना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेरोटोनिन की अगर हम बात करते हैं विच इज़ अ हैप्पी हार्मोन, अगर उसकी कमी है आपके माइंड में या ब्रेन में तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है टू डेवलप मोर पॉजिटिव इमोशंस। आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग वुड बी बायोलॉजिकल फैक्टर्स। आपका माइंड का एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट ऑफ द ब्रेन के साथ नहीं कम्युनिकेट कर पाता, जिसकी वजह से सही तरीके से मैसेज कन्वे नहीं होता और आप रेपिटेटिवली ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। और काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, डेली लाइफ की भी हैं, चाइल्डहुड में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। सो येस, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अच्छा, इस सब के साथ साथ अलामात क्या हैं? ये तो आपने बता दिया ना कि कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी भी इंसान को ओसीडी हो सकता है। उसमें जीन्स आपके रोल प्ले कर रहे होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आल्सो डू कंट्रीब्यूट, बट व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स कि अगर किसी को भी, लेट्स सपोज मुझे ओसीडी है, सो उसमें मेरी अलामात क्या होंगी, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे जिससे कोई दूसरा बंदा somehow assess कर सकता है कि कुछ something is wrong, कोई ना कोई प्रॉब्लम है with this person। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक बंदे के माइंड में क्या अनवांटेड थॉट्स हैं या कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिस पे वो काबू नहीं कर पा रहा और वो एक्शन रिपीट कर रहा है। दूसरे बंदे के लिए अगर हम
ये चीज़ आपके बचपन से ही शुरू हो जाती है। अगर आप बचपन में कहें कि कोई बच्चा आपको बता सकता है या उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है तो ये चीज़ मुश्किल है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता कि उसे किस किस्म की थॉट्स आ रही हैं और उनको ओवरकम कैसे करना है उसने। टीनेज में भी ये चीज़ हो सकती है, और अगर आपको पता कैसे चलेगा वो ये है, जाहिर सी बात है, अगर ये एक टेबल है और यहाँ पे पड़ी हुई चीज़ ठीक पड़ी हुई है लेकिन स्टिल उस बंदे को लगता है कि ये ऑर्गेनाइज नहीं है, वो बार बार इसको चेंज करेगा, विच इज़ नॉट नॉर्मल ऑब्वियसली। एक जगह एक चीज़ ठीक पड़ी है, फॉर एग्जांपल एक शू रैक है, उसमें शूज़ लाइन अप हुए हैं, अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी एक दूसरे के हो गए तो मेक्स सेंस कि कुछ बुरा नहीं है या कुछ इसके पीछे गलत नहीं हो जाएगा। लेकिन जो OCD वाले लोग होते हैं उनको ये फियर होता है कि अगर जूते पे जूता हो जाएगा या आगे पीछे उनका वो हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा, तो फिर किस तरह से उस चीज़ को देखेंगे, मे बी गलत हो सकती है ये चीज़। तो डर होता है उनके पीछे कि ऐसे नहीं ऐसे। परफेक्शनिज्म का एक्सेस होना बेसिकली कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में। अच्छा, लोग जो हैं क्या वो खाने पीने को लेकर भी, फूड ऑप्शंस को भी मुख्तलिफ लेकर भी ऑब्सेस्ड होते हैं, और क्या खाने पीने की ऑब्सेशंस को भी हम OCD का लेबल दे सकते हैं? बिल्कुल होते हैं। चॉइसेस ना होना और एक ही चीज़ पे स्टिक होना और बहुत ज़्यादा उसी को ही मतलब हाइप देना। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा तो मैंने लिटरली लाइफ में देखा था कि देयर वाज एन आंटी, और वो अपने स्पून्स तक घर से लेकर जाती थी, शादी वगैरह में जाती थी तो बैग में डालकर उनको रैप अप करके वही निकालती थी और खाती थी। तो डेफिनेटली इट इज़, यानी उनको हाइजीन को लेकर ऑब्वियसली ऑब्सेशन होती होगी कि पता नहीं कि जहाँ पर मैं जा रही हूँ वहाँ पर मुझे साफ़ सुथरे बर्तन मिलेंगे या नहीं। सो उस चीज़ में वो इतना खुद को इन्वॉल्व थी कि वो अपनी चीज़ें घर से लेकर जाना, ये भी एक तरह की ऑब्सेशन है। लेकिन लोग इस प्रॉब्लम का शिकार क्यों होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई दे सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज़, सो इसका आप क्या आंसर देंगी? क्या कोई पास्ट हिस्ट्री ऐसी होती है, कोई बचपन का ट्रॉमा ऐसा होता है, क्या वजह क्या होती है कि वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं किसी भी एक चीज़ को लेकर? बिल्कुल ट्रॉमेटिक हिस्ट्री होती है, कोई भी ट्रॉमाज या कोई भी ऐसे इवेंट्स हुए होते हैं जिसकी वजह से वो इस चीज़ का शिकार होते हैं। बार बार उस चीज़ का डर होना, एंग्जाइटी होना तो फिर भी ठीक है, लेकिन बार बार उस एंग्जाइटी की वजह से डाउट्स में रहना, कंट्रोल ना कर पाना, ये OCD है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस सब के साथ साथ मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक नफ्सियाती बीमारी नहीं, एक पागलपन है? यानी इसमें जो लोग मुब्तला होंगे मतलब दे आर जस्ट क्रेजी, क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगी कि जिनको ये प्रॉब्लम है तो वो पागल होते हैं। ये बेसिकली आपके एक पार्ट ऑफ द ब्रेन या मेंटल इलनेस का एक हिस्सा है, ठीक है? लेकिन इसकी वजह से किसी को पागल कह देना या उसे नफ़रत और हकारत से देखना या उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना देना, ये बहुत गलत है। उसका मेंटल इलनेस का एक फैक्टर है ये, ठीक है? लेकिन मे बी उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि आप जज ना कर सकते हो कि इस बंदे में ये OCD का प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि वो दिखने में अच्छा हो, बोलने में अच्छा हो, मे बी उसके जो एक्ट्स हैं वो इस तरह के हों जो OCD को हाईलाइट करते हों या आइडेंटिफाई करते हों, लेकिन उसकी पर्सनालिटी ऐसा ना करती हो। तो इस बेसिस पे किसी को पागल कह देना बिल्कुल भी ठीक नहीं। बिल्कुल ठीक। और इस सब के साथ साथ अगर हम ये देखें सो OCD ये बीमारी जो है वो नॉर्मली किस एज में ये स्टार्ट होती है? कब लोग इसका, उम्र के किस हिस्से में इसका शिकार होते हैं? ज़्यादातर जो देखा गया है वो चाइल्डहुड से ही ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि काफ़ी % ऑफ द फैक्टर्स जो हैं वो जेनेटिक्स में होते हैं, ठीक है? तो ज़्यादातर ये चाइल्डहुड में होती है, लेकिन फिर समहाउ ये टीनेज में भी स्टार्ट होती है और किसी भी एज में हो सकती है। ये आप ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफिकली इसी एज में होती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस बचपन में। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम OCD में लोगों के रवैये देखें, सो क्या वो अपनी ज़ात के साथ ही बहुत ज़्यादा टू मच कंसर्न्ड होते हैं कि उनके इस तरह के बिहेवियर होते हैं? अपनी ज़ात के साथ तो हाँ जी बिल्कुल होते हैं। वो अपने आप के साथ तो जो भी एक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं वो उसी में ही इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे होते हैं उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में कि उसके अलावा वो कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ये चीज़ जो है वो दूसरे लोगों पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को लगता है कि ये टेबल क्लीन नहीं है या बेडशीट ठीक से नहीं बिछी हुई, बार बार वो उस चीज़ को देखेगा बार बार, और दूसरों से भी एक्सपेक्ट करेगा कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें और उसे सीधा करें और बर्तन साफ़ हों और हाथ धुले हुए हों,
तो उन पे इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन ज़्यादा वो अपनी ही लाइफ से होता है। अच्छा, और एक और चीज़ कि ऐसे लोगों का अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ नॉर्मली बिहेवियर जो है वो किस तरह का होता है? हाउ डू दे बिहेव विद द पीपल अराउंड देम? नॉर्मल ही बिहेव करते हैं, लेकिन जो अगर किसी में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म है तो डेफिनेटली मैंने आपको जैसे कि बताया कि वो चाहेगा कि अगला बंदा भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करे, वही सब कुछ करे। जैसे अगर उसको लगता है कि हाथ उसके साफ़ नहीं है तो दूसरा बंदा भी कीप्स ऑन गोइंग एंड वॉशिंग हिज हैंड्स, बार बार धोए और उसको साफ़ रखे, लेकिन उससे ये होगा कि वो इम्पोज या इम्प्लीमेंट ज़रूर करेगा एट टाइम्स। ठीक है, आपको लगता है कि आपको ओसीडी है या आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसे कीप इट लिमिट टुवर्ड योरसेल्फ। अच्छा, वैसे देखें वो क्या साइंस होते हैं जिससे हम असेस कर सकते हैं कि ये बंदा जो है नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा और इसको किसी ना किसी थेरेपी की ज़रूरत है, किसी ना किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है, सो उसको फिर लेकर जाया जाए किसी भी ऐसी हेल्प की तरफ? एक एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म कर रहा है, अगर रेपिटेटिव बिहेवियर दे रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे ये एक बात है थोड़ी सी फ़िक्र की, और फिर जाहिर सी बात है उसे प्रोफेशनल सपोर्ट की वहाँ पे ज़रूरत है। अच्छा, इज़ इट ट्रीटेबल, इज़ इट मैनेजेबल, इज़ इट क्योरेबल? इसका अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, येस इट इज़, लेकिन इट डिपेंड्स कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, कब से शुरू हुई है, कब से क्या उसके ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से हिस्से हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं। किसी की थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, उसे समझाना, उसे गाइड करना। अब पता नहीं कितने सालों से उसके अंदर ये चीज़ चल रही है, तो उसको ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। अच्छा, और इसके ट्रीटमेंट प्लान में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं? किस तरीके से एक इंसान जो कि ओसीडी में मुब्तला है उसको ट्रीट किया जाता है? अच्छा, अगर हम पहली चीज़ की बात करें तो वो है आपकी CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, विच इज़ के आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं और रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं, उन नेगेटिव थॉट्स और रेपिटेटिव बिहेवियर्स को मॉडिफाई करना। ठीक है, पहले तो आपकी कॉग्निशंस को ठीक करना जो आपकी थिंकिंग है, एंड देन आपके बिहेवियर्स को मॉडिफाई करना। वो एक थेरेपी है जो आपके नेगेटिव थॉट्स एंड बिहेवियर्स को पॉजिटिव कन्वर्ट करती है। फिर दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो दैट इज़ एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, कि जिस चीज़ का डर है उस बंदे को, फॉर एग्जांपल एक बंदे को हाइट की OCD है और फिर उस हाइट फोबिया को या उस हाइट OCD को कवर करने के लिए उसको उस चीज़ का एक्सपोजर देना। एक बंदे को डर लगता है प्लेन पे ट्रैवल करने से या किसी भी चीज़ से, तो आप उसे कोई स्काई डाइविंग का या किसी भी चीज़ का एक्सपोजर देते हैं। जाहिर सी बात है इट इज़ नॉट ईजी, लेकिन जब आप उसे एक्सपोजर देंगे, उसे बताएंगे कि देखें अब आप ये चीज़ करें, और जब वो उस चीज़ को करते हुए नॉर्मल फील करेगा कि कुछ भी नहीं हुआ, तो डेफिनेटली फिर ही उसे पता लगेगा कि इसका इतना ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं है जितना मैं सोचता हूँ या मुझे जितना डर लगता है इस चीज़ को लेके। एक अगर बहुत ज़्यादा OCD है, एक्सेसिव अमाउंट में उसकी मतलब इंटेंसिटी बहुत हाई है, तो फिर मेडिकेशंस, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल डेवलप कराने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकेशंस रेकमेंडेड। ऐसे इसमें भी मेडिसिन जो है वो प्रेस्क्राइब की जाती हैं। फिर जो अगर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो सपोर्ट ग्रुप का है, क्योंकि लोग कर्ज करने में और एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने में और बहुत ज़्यादा उनको डाउन फील कराने में बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, लेकिन उनको हेल्प नहीं करते। मतलब अगर एक बच्चा है वो बार बार हाथ धो रहा है, तो पेरेंट्स बजाय उसे पूछने की कि बेटा वाई आर यू वॉशिंग इट अगेन एंड अगेन, वो पूछते हैं कि जी क्या मसला है, क्यों कर रहे हो, ये ना करो वो ना करो। तो अगर आप उससे पूछेंगे नहीं कि उसे क्या प्रॉब्लम है, तो जाहिर है मुश्किल हो जाएगा। सपोर्ट ग्रुप जो है बहुत सपोर्ट, यानी आसपास के लोगों का ऐसे इंडिविजुअल को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसकी तरफ एक एम्पैथेटिक आपका रवैया होना चाहिए कि आप उसको हेल्प कर रहे हैं और उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, तभी जो है वो बंदा वो बेहतर फील कर सकता है। और ऑब्वियसली उसके ट्रीटमेंट प्लान में सपोर्ट ग्रुप होना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू सो मच अरूसा फॉर बीइंग विद अस व्यूअर्स। अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।